नमस्कार, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। ये नया टॉपिक है इस और हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र। इसमें 3-4 कॉन्सेप्ट को हम लोग कवर करेंगे। पहला ये कि कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी और डिफरेंट जो फॉर्म्स होते हैं एनर्जी, उसके बारे में हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे पर्टिकुलरली, और उस पर चर्चा भी करेंगे हम कितने डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। और काफ़ी फोकस रहेगा इस लेक्चर में इंटरनल एनर्जी के बारे में, उसको समझना। और फाइनली हम लोग हीट और उससे जो जुड़े हुए जो शब्द हैं या टर्मिनोलॉजी जिसे यूज़ करते हैं उसके बारे में हम समझेंगे। तो ये पहला एक सिंपल सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। मान लीजिए ये एक आपके पास रूम है। इस रूम में आपने रेफ्रिजरेशन और रेफ्रिजरेटर रखा और रूम को अच्छे से आपने सील कर दिया, जिसे कहते हैं इंसुलेटेड है, मतलब सील कर दिया है। मतलब ये है कि एनर्जी जो अंदर है वही रहेगी। पर नेक्स्ट थिंग आपने क्या किया कि आपने रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा जो है ओपन कर दिया, खोल दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये रूम की और रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या ठंडा होगा। ओके। और ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो है और रेफ्रिजरेटर ऑन है, इसमें ये कंटिन्यूसली चल रहा है। तो इंट्यूशन जो कई बार लगता है कि भाई आप चूँकि रेफ्रिजरेशन सिस्टम काम कर रहा है तो नेचुरली वो ठंडा करना चाहिए, क्योंकि अब तो बड़ा स्पेस उसके पास मिल गया है। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन जो है वो सिंपल एप्लीकेशन एनर्जी कंजर्वेशन का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करेंगे। और अगर एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ किया जाए तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये निकल के आता है कि चूँकि आपका रूम इंसुलेटेड है, इसका क्या मतलब है कि जो आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आपके एनर्जी जो है बाहर चले जाएगी। चाहे आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम ओपन है, पर आप क्या कर रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो सप्लाई कर रहे हैं कंटिन्यूसली एक रूम के अंदर। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी जा रही है तो नेचुरली आपकी एनर्जी जो है रूम की बढ़ती चली जा रही है। और जब एनर्जी रूम की बढ़ेगी तो आपका जो एयर है वो उसका जो है टेम्परेचर राइज करता जाएगा, मतलब बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का बहुत सिंपल सा जो उत्तर यही है कि आपका टेम्परेचर रूम का बढ़ेगा, और चूँकि ये इंसुलेटेड भी है तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन काम आता है ना। और टेम्परेचर जो है वो अगर समझा जाए कि वो टेम्परेचर क्या काम करता है, वो इंटरनल एनर्जी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। पर उस पहले इसको समझा जाए कि जो एनर्जी के कितने फॉर्म्स होते हैं। एक तो आपका थर्मल एनर्जी जिसे कहते हैं, कि जो टेम्परेचर से जो आपका जो टेम्परेचर जो मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट्स को अलाउ करता है तेज़ी से रोटेट करने के लिए, ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, तो वो सब थर्मल एनर्जी के फॉर्म में आता है। मैकेनिकल हो गया आपका, काइनेटिक हो गया, पोटेंशियल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, मैग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लियर, ये सब अलग अलग फॉर्म्स हैं जो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे ना। एनर्जी को भी हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो जैसे जो शरीर जो बॉडी है, कोई भी बॉडी है, जैसे आपकी कार है वो भी बॉडी कहते हैं आप। जैसे गरम आलू हुआ तो आलू भी एक बॉडी हो गया। उसको दो भाग में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो एक माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, मतलब जो मोटा मोटी उस पूरे शरीर पे एक लगा हुआ है। अगर ये कार मूव कर रही है तो आपका इस कार के साथ एक काइनेटिक एनर्जी जुड़ी हुई है। और आप अगर सपोज़ पहाड़ पे हैं तो आपके बॉडी के साथ एक पोटेंशियल एनर्जी जुड़ा हुआ है। बट बॉडी के अंदर जो आपके प्रोटीन है, मॉलिक्यूल है और बाकी और चीज़ें जो चल रही हैं वो अलग है। वो आता है आपका माइक्रोस्कोपिक में। तो एक हो गया आपका माइक्रोस्कोपिक, जो बड़ा फॉर्म है सिस्टम के, ओवरऑल सिस्टम पे जो लग रहा है, चाहे वो मूव कर रहा है, अगर मूव नहीं कर रहा है, चल नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो नेचुरली उसकी काइनेटिक एनर्जी उस सिस्टम के ज़ीरो है। बट अगर वो सिस्टम जो है वो ऊपर है, आपके
धरती के सरफेस से, और जो धरती के सतह से ऊपर है बहुत, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसकी है। और एक होता है भाई उसी बॉडी में जो है, जैसे पानी अगर ले लिया जाए तो पानी के अंदर जितने मॉलिक्यूल हैं, आपके वाटर के जितने मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, इसके अपना एक स्ट्रक्चर है, इसकी अपनी एक मूवमेंट है, और उससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो एनर्जी है, वो सब माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में आती है। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक हुआ जो कि मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, मतलब जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स उससे जो जुड़ा हुआ है, और वो उससे ये मतलब नहीं है कि वो जैसे कितने मूव कर रहा है, जैसे अगर मूव कर रहा है तो भी वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है उसका वाला अंदर कोई स्ट्रक्चर है, अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स उसके अपने ढंग से उसका स्ट्रक्चर बन रहा है, वो अपने रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है, ट्रांसलेट कर, मतलब यहाँ से वहाँ जा रहा है, इस तरह से उसका एक अलग स्ट्रक्चर है जो कि इस पे डिपेंड नहीं करता है कि मतलब वो कि बाहर क्या चल रहा है उसका, वो एक तरह से वो इंडिपेंडेंट है। इसके बारे में और समझने की कोशिश करेंगे, बट अगर इसको आप ये समझिए कि माइक्रोस्कोपी के जैसे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उसको अगर पूरा जोड़ दिया जाए और उसको जोड़ के जो एनर्जी मिलती है, अलग अलग फॉर्म की एनर्जी मिलती है, जैसे रोटेशन हुआ, काइनेटिक्स रोटेशन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, मॉलिक्यूल जो है मूव वाइब्रेट करता है एक जगह से एक, जैसे कि आपका बॉन्ड है तो बॉन्ड भी जो है वो उसकी जो लंबाई होती है, लेंथ होता है, वो फिक्स नहीं होता है, वो कहीं ना कहीं वो वाइब्रेट करता है। तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी जो जुड़ा हुआ है वो भी पार्ट है एक एनर्जी का, वो भी पार्ट है एक माइक्रोस्कोपिक एनर्जी का। तो इस तरह के जितने भी भाग हैं उसको अगर आप जोड़ दिया जाए तो उसे हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है किसी भी सिस्टम का। तो इसमें अगर हम लोग और थोड़ा डिस्कस करेंगे कि इंटरनल एनर्जी में किस तरह के और एनर्जीज जो फॉर्म्स होते हैं, पर पहले हम पहले इस पे चर्चा करते हैं कि, और इसको हम लोग तो डिस्कस करते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है वो उसके दो स्पेसिफिक फॉर्म है। अगर आपके पास सपोज़ बाकी कोई चीज़ नहीं है, मैग्नेटिक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो यूजुअली आपके पास केवल जो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है वो आपका मोशन या ग्रेविटी से रिलेटेड होता है। तो जो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है ऑफ एनर्जी वो नॉर्मली बॉडी के मोशन और बाहर के जो फील्ड का इफ़ेक्ट होता है, जैसे ग्रेविटी हुआ, मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, सरफेस टेंशन, उसके वजह से जो एनर्जी आती है वो आपका माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। अगर केवल मोशन है तो आपका एक काइनेटिक एनर्जी हो गया, तो इसका एनर्जी जो है वो रिलेटिव मोशन जो है रेफरेंस फ्रेम से होता है, मतलब आपके अगर अर्थ अगर रेफरेंस ले लिया तो उसके ऊपर जो गाड़ी चल रही है उसकी एक स्पेसिफिक वेलोसिटी है, उसका एक काइनेटिक एनर्जी है। अगर केवल ग्रेविटी एक एक्सटर्नल फील्ड है तो कोई भी बॉडी का जो एनर्जी है वो एक उस एलिवेशन पे, मतलब इतनी कितनी ऊंचाई है धरती की सतह से, उस पर डिपेंड करता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो उसका अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी आएगा, बट वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म के अंतर्गत आता है। तो काइनेटिक एनर्जी को जैसे आप कहते हैं कि mv मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी का जो स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पर मास हो गया, मतलब मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो वेलोसिटी और एलिवेशन की वजह से चेंज होगा, उसकी वजह से होता है। अगर आपके पास केवल यही एक एक्सटर्नल फील्ड है, अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी कोई एक्सटर्नल आपका फील्ड आता है या इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो उसका एक अलग माइक्रोस्कोपिक एनर्जी कंट्रीब्यूशंस होते हैं। तो अगर केवल पोटेंशियल एनर्जी अगर देखा जाए तो पोटेंशियल एनर्जी जो है मास, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये आपका ये एलिवेशन, तो ये हो गया आपका हाइट, कितनी ऊंचाई है। और इसको हम कहेंगे p स्मॉल p, मतलब छोटा p, और e को हम कह रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी पर
केजी ऑफ द सिस्टम, किलो जूल डिवाइडेड बाई केजी। तो कई बार हम लोग ये यूज़ करते हैं कि हम डिवाइड करते हैं उसके मास से, जिससे कि हम क्योंकि एक ही बॉडी पे अगर हम अप्लाई कर रहे हैं एनर्जी कंजर्वेशन और वो मास चेंज नहीं हो रहा है, तो पर यूनिट मास भी हम उसे एनालाइज कर सकते हैं। अगर मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और सरफेस टेंशन नहीं है सिस्टम पे, तो टोटल एनर्जी जो है वो आपका एक माइक्रोस्कोपिक एनर्जी, जो बड़ा वाला जो कह रहे हैं जैसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल, प्लस जो इंटरनल एनर्जी जो कि सिस्टम के अंदर है मॉलिक्यूल्स की वजह से। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी हो गया। तो इसी को हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं। आपका ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, प्लस इंटरनल एनर्जी। अब ये हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर किस टाइप का आपका फॉर्म होगा एनर्जी का। जैसे मैंने कहा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स के पास अगर एनर्जी टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर क्या करता है आपका, ये वेलोसिटी देता है मॉलिक्यूल्स को। तो जो वेलोसिटी होती है तो मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेट करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। और मॉलिक्यूल्स की टेंडेंसी क्या होती है कि वो रोटेट भी करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कहा कि जैसे बॉन्ड है, ये मॉलिक्यूल है जिसमें सपोज मान लिया जाए कि 2 एटम है और इसके से जुड़ा हुआ है बॉन्ड, तो ये रोटेशन भी होगा इसके साथ। और केवल रोटेशन ही नहीं होगा, आपका वाइब्रेशन भी होगा। तो इसके साथ जुड़ा हुआ है ट्रांसलेशन एनर्जी, इसके साथ जुड़ा हुआ है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये सब काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म हो गए हैं। जो ये हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी हो गया, जो मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है। पिछले वाला जो काइनेटिक एनर्जी हम बताए वो माइक्रोस्कोपिक, जो पूरा सिस्टम के साथ इफेक्टिवली जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये उसके बाद केवल मॉलिक्यूल्स नहीं, आपके इलेक्ट्रॉन्स भी ट्रांसलेट करते हैं। आपके इलेक्ट्रॉन्स भी रोटेट करेंगे, स्पिन होगा उसका, न्यूक्लियर पर स्पिन होगा। ये सब जो है ये आपका इंटरनल एनर्जी के अंदर होता है। मतलब सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स के साथ, एटम के साथ क्या चल रहा है, वो सब का सब पार्ट जो है वो इंटरनल एनर्जी के साथ है। और ये जो हमने 6 जो स्पेसिफिक जो फॉर्म्स बताए हैं, जिसमें न्यूक्लियर स्पिन, इलेक्ट्रॉन स्पिन, ट्रांसलेशन, ये सब जो है आपका काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है। ओके, किसी में रोटेशनल है, वाइब्रेशन है, या ट्रांसलेशन है। और ये जो फॉर्म है ये आपका सेंसिबल, वर्ड एक है सेंसिबल एनर्जी जो है उसके फॉर्म में आता है। तो इंटरनल एनर्जी में आपका सेंसिबल एनर्जी भी है, जो हमने ये देखा, ये वाला पार्ट है ना। इसके अलावा आप अगर एनर्जी, आप अगर आपके पास अगर सिस्टम है, जैसे कि मान लिया जाए कि आपके पास आइस है, बर्फ़ है, तो बर्फ़ में क्या है कि भाई वाटर है, वाटर का चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे जो जुड़े हैं एक दूसरे के आसपास हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। एक काइंड ऑफ बॉन्ड है, एक काइंड ऑफ एक दोनों में इंट्रैक्शंस है, स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शंस है। इंट्रैक्शन मतलब एक तरह से आपका दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं एक तरह से। और जब आप एनर्जी देते हैं, जैसे आपने उसे हीट किया तो वो मेल्ट हो गया, मतलब ये हुआ कि वो गल गया और आपका एक लिक्विड बन गया। तो मतलब ये आपके वाटर बन गया प्रॉपर। तो बर्फ़ से वाटर, लिक्विड वाटर बन गया। तो यहाँ पे जो एनर्जी चेंज हुई, दोनों के साथ इंटरनल एनर्जी थी, दोनों के साथ सेंसिबल एनर्जी थी। अगर देखा जाए दोनों, आपके पास आइस में भी है एनर्जी, वही जो ट्रांसलेशन, मोशन, ये सब चल रहा है, और आपके साथ ये वाटर में भी है। बट अब क्या किया आपने, हीट देने से जो वाटर बहुत डिफरेंट, इसके जो चारों तरफ और मॉलिक्यूल्स थे उसका स्ट्रक्चर में चेंज हुआ जब वो लिक्विड बन गया। तो ये जो चेंज है आपका, ये जो चेंज जुड़ा हुआ है फेस चेंज, मतलब चूँकि ये फेस चेंज हो गया, फेस मतलब वो आपके एक आइस है और एक लिक्विड है। फेस चेंज के साथ जो एनर्जी जुड़ी हुई है उसे हम लेटेंट एनर्जी कहते हैं। ये इसमें बेसिकली क्या है कि दोनों के बीच का डिफरेंस है इंटरनल एनर्जी का। तो लेटेंट एनर्जी जो है वो चाहिए, इतना एनर्जी चाहिए जितना कि आपका आइस से वाटर हो गया, या कोई सॉलिड से लिक्विड हो गया, या लिक्विड से कोई गैस हो गया। तो लेटेंट एनर्जी जो है वो जुड़ा हुआ है फेस चेंज ऑफ द सिस्टम के फेस चेंज से जो एनर्जी जुड़ी हुई है वो लेटेंट एनर्जी जुड़ी हुई है। फिर आता है आपका केमिकल एनर्जी। आपके पास केमिकल बॉन्ड्स हैं,
मॉलिक्यूल्स जब रिएक्शंस होते हैं, जब ये कोई चीज़ कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में जो रिएक्शन करते हैं उसके साथ जो बॉन्ड टूटता है या कुछ और बनता है, तो वो जो एनर्जी जुड़ी होती है इन केमिकल बॉन्ड से, उसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। इसी तरह आपका एनर्जी जो न्यूक्लियस के अंदर, जो कि आपके एटम के अंदर न्यूक्लियस जुड़ा है, उस वो जुड़ी हुई है, वो है आपका न्यूक्लियर एनर्जी। तो इस कोर्स में हम लोग ऐसा कुछ एग्जांपल भी नहीं करेंगे जिसमें कि आपका न्यूक्लियर एनर्जी की ज़रूरत हो। केमिकल एनर्जी चूँकि अब रिएक्शन बाद में हम करेंगे तो उसमें कुछ ज़रूरत हो सकता है, बट मेनली हम लोग सेंसिबल एनर्जी और लेटेंट एनर्जी से हम लोग मेनली हम लोग मुख्य तौर पे उसी को हम लोग यूज़ करने वाले हैं। उसी को हम लोग अपना एग्जांपल में कई तरह से एग्जांपल में यूज़ करेंगे। बट ये सब जो पार्ट है आपका लेटेंट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब पार्ट जो है वो इंटरनल एनर्जी से के अंदर आता है। तो ये सम ऑफ ऑल द एनर्जी, मतलब अगर आप इस सबको जोड़ दिया जाए तो आपका इंटरनल एनर्जी आएगा। सिस्टम का जो टोटल एनर्जी है वो उसको हम स्टोर कर सकते हैं सिस्टम में। अगर हम लोग स्टोर करते हैं तो उसे हम लोग स्टैटिक कहते हैं, मतलब रुका हुआ फॉर्म, जो एनर्जी का फॉर्म है जो रुका हुआ है। और अगर हम लोग एनर्जी जो जुड़ी हुई है सिस्टम से जो स्टोर नहीं कर सकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं डायनेमिकल फॉर्म, मतलब कि जो डायनेमिक है, मतलब मूव कर रहा है, वो रुकी हुई नहीं है। तो स्टैटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी मतलब जो हम लोगों ने स्टोर कर दिया, जैसे कि इंटरनल एनर्जी है, वो एक स्टैटिक फॉर्म होता है, उसके अंदर है, कंटेन है, सिस्टम के अंदर है। और डायनेमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो कि यूजुअली एनर्जी इंट्रैक्शन, मतलब ये कि बाउंड्री के साथ जुड़ा हुआ है, इधर से सिस्टम के अंदर और सिस्टम के बाहर से इंट्रैक्ट कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहा है। तो ऐसी चीज़ जो है वो डायनेमिकल होता है, मतलब जो चल रही है, मतलब रुकी हुई नहीं है, और ये हमेशा बाउंड्री के साथ जुड़ी होती है। और एग्जांपल क्या है इसका, हीट ट्रांसफ़र एंड वर्क, मतलब आपके हीट ट्रांसफ़र और वर्क जो है वो आपका डायनेमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, तो अगर हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो केवल टेम्परेचर डिफरेंस से होता है। तो अगर आप केवल, अगर सपोज आपके पास सिस्टम है और सिस्टम के बाउंड्री से आपका कुछ इंट्रैक्शंस हो रहा है, एनर्जी इंट्रैक्शंस हो रहा है, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है आपके सिस्टम और सराउंडिंग में, तो हीट ट्रांसफ़र तो होगा नहीं। तो ऐसा लेकिन अगर कोई इंट्रैक्शन हो रहा है तो डेफिनेटली वो वर्क का फॉर्म होगा। तो एक तरह से ये समझने वाली बात है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है, जैसे कि आपका बॉडी कोई मूव कर रहा है पूरा का पूरा, और एक अंदर जो हमने कहा ना माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी हुआ, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उसका कोई एक दिशा नहीं होता, वो हर एंगल्स, हर दिशा में मूव करते हैं। तो कभी इससे टकराते हैं, कभी उससे टकराते हैं, तो इफ़ेक्टिवली उनकी कोई दिशा नहीं है। ओके, और इसीलिए वो कुछ काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो इसे कहते हैं डिसऑर्डर है, मतलब कोई ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे कि अगर आप इमेजिन कीजिए कि अगर आप एक पानी अगर हर दिशा में जाता तो पानी तो फिर वहीं थम जाता। पानी का फ्लो जो है ऊपर से नीचे अगर होता है तो एक दिशा होती है, इसीलिए हम फ्लो कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है कि अगर मॉलिक्यूल चूँकि हर दिशा में जाता है तो मॉलिक्यूल को कोई डायरेक्शन नहीं होता, फाइनल जो इफेक्टिव डायरेक्शन नहीं होता, इसीलिए वो काम नहीं कर पाता है। मॉलिकुलर इंट्रैक्शंस ऐसे काम नहीं कर पाता। जैसे कि अगर आप सोचें कि यहाँ पे आपने व्हील रख दिया पानी के अंदर और सोचे कि भाई मॉलिक्यूल तो मूव कर रहा है, तो भाई वो टकराएगा आपके व्हील से और वो घूमेगा, तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि वो डिसऑर्डर्ड है, उसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और लेकिन अगर फ्लो है, ऑलरेडी पानी फ्लो कर रहा है, तो पानी के साथ जो फ्लो के साथ एक पर्टिकुलर आपका काइनेटिक एनर्जी मूव कर रही है, तो वो है माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी। वो जाके व्हील पे आपका अटैक करेगी और यहाँ से वो घूमना शुरू करेगी। तो माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी जो है वो ऑर्गेनाइज्ड है और माइक्रोस्कोपिक जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो ऑर्गेनाइज जो फॉर्म होता है एनर्जी का, वो काफ़ी हमारे लिए वैल्यूबल हो जाता है, क्योंकि उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे फॉर्म में, जो कि यूज़फुल वर्क हो गया या मैकेनिकल वर्क हो गया, इस टाइप का। तो अभी मैकेनिकल वर्क पे ही बात करते हैं। तो ये वो वर्क है जो कि बहुत ही हमारे लिए वैल्यूबल है। जैसे पंप हुआ, पंप क्या करता है कि भाई आपका प्रेशर जो है वो बढ़ा देता है, और टरबाइन क्या करता है, वो उसी हाई प्रेशर
जो फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, जो फ्लूइड है, वाटर मान लीजिए, उसी को यूज़ करता है और कन्वर्ट करता है एनर्जी में। और जब वो उसका एग्ज़िट है वो बेसिकली लो प्रेशर से है, तो प्रेशर डिफरेंस बहुत मैटर कर जाता है। तो मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या है कि ये वो फॉर्म है जो कि कम्प्लीटली हम मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका पंप हो गया और टरबाइन की बात कर रहे हैं, तो ये एग्ज़ाम्पल हम लोग अभी कुछ करेंगे, एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम्पल। और इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप समझें कि किसी भी तरल पदार्थ जो फ्लो कर रहा है और उसको उसके साथ जो मैकेनिकल एनर्जी जुड़ी हुई है, उसको अगर हम कम्प्लीटली मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करें, तो उसके लिए जो डिवाइस, जिस डिवाइस की बात कर रहे हैं, जैसे आप टरबाइन की बात करते हैं, टरबाइन में क्या है, पानी जो है ऊपर से आ रहा है, वो हाई प्रेशर पे होगा और वो आपका जुड़ा हुआ है आपके उससे जनरेट कर रहे हैं आप एनर्जी, और बाद में जब निकलेगा तो लो प्रेशर पे होगा। हम एज्यूम करेंगे कि कोई लॉस नहीं है उसमें, तो इसलिए आइडियल टरबाइन कह रहे हैं। तो इस टाइप का जो डिवाइस होता है उसे हम कहते हैं आइडियल मैकेनिकल डिवाइस। तो ये जो फ्लो है, जैसे कि यही फ्लो मान के चले जो हम दिखा रहे हैं, इसी फ्लो में इसके साथ 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहला कि भाई ये फ्लो का एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, ऊपर है तो एक पोटेंशियल एनर्जी है, कहीं एलिवेशन है, अगर धरती से ऊपर है किसी एलिवेशन पे, तो वही आपका एक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और इसको हम लोगों ने पर यूनिट मास में कहा है। फिर आपका अगर फ्लो हो रहा है तो वो काइनेटिक एनर्जी हो गया, है ना। इसके अलावा आपका प्रेशर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रेशर क्या करता है, जब प्रेशर मूव कर रहा है तो प्रेशर के साथ जुड़ा हुआ है आपका, अगर प्रेशर और वेलोसिटी है तो ये स्पेसिफिकली एक वर्क जिसे कहते हैं फ्लो वर्क। फ्लो वर्क जो है वो स्पेसिफिकली इसके साथ जुड़ा हुआ है, ओके। और फ्लो वर्क हुआ या फ्लो एनर्जी मान के चले, तो अगर प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ओके, या प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ये एक फ्लो एनर्जी है। अगर ये प्रेशर पूरे सिस्टम में फ्लो हो रहा है तो एक स्पेसिफिक प्रेशर जो है, एक पॉइंट पे प्रेशर होगा और उसकी वजह से एक एनर्जी, उसकी फ्लो एनर्जी अलग सी होगी जो प्रेशर का। फिर आपका एक वेलोसिटी, ये काइनेटिक एनर्जी है, उसका एक एनर्जी अलग है। फिर आपकी एलिवेशन है, उसकी एनर्जी अलग है। तो ये तीनों पार्ट जो है वो, उसे हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। अगर हम लोग 2 पॉइंट लिए इसी सिस्टम में और हम लोग डिफरेंस निकालना चाहे, मैकेनिकल एनर्जी के डिफरेंस, कुछ भी पॉइंट हो सकता है, यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट भी हो सकता है, ओके। तो हम क्या करेंगे कि अगर पर यूनिट मास, बिकॉज माने कि मास में चेंज नहीं है, तो आपका ये सपोज 2 हो गया, ये 1 हो गया, तो P2 माइनस P1 प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस G Z2 माइनस Z1। तो ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी चेंज। और इसी मैकेनिकल एनर्जी चेंज जो है वो आपका मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगा, ओके। तो इसको एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में ये इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका पास फ्लो एनर्जी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है मैकेनिकल एनर्जी ऑफ जो आपका तरल पदार्थ है, जैसे कि पानी हुआ। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। केवल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि प्रेशर भी एक एलिमेंट होता है। प्रेशर का जो यूनिट है, अगर आप ध्यान दें, वो आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, जिसे जो ये आपका प्रेशर यूनिट जिसे कहते हैं, ओके। और या इसको हम अगर देखा जाए तो इसको हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बिकॉज न्यूटन को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसको आप जब कन्वर्ट करें तो ये जूल पर मीटर क्यूब हो गया। इसका मतलब प्रेशर केवल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, और इसी वजह से ये P बाई रो कहते हैं, राइट। इसलिए अगर आप इसको इस ढंग से सोचें कि अगर आपने प्रोडक्ट निकाला वॉल्यूम के साथ, लेट्स से, तो ये आपका जूल में आ गया, राइट। तो इसको दोबारा से मैं लिखता हूँ कि प्रेशर जो है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है,
इसको हम जूल पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, और इसीलिए पीवी जो है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये आपका जूल्स में आता है, एनर्जी में आता है। और इसी को अगर हम लोग एनर्जी पर यूनिट मास में लिखें तो ये आपका ये पी बाई रो आ जाएगा, बिकॉज 1 बाई डेंसिटी इज़ नथिंग बट 1 बाई डेंसिटी जो है वो आपका मोलर वॉल्यूम में आता है। तो P टाइम्स स्मॉल v जो आपका मोलर वॉल्यूम है वो आपका P बाई रो हो जाएगा, तो इसीलिए लिखा है। तो ये पार्ट जो है प्रेशर, वो PV जो फ्लो एनर्जी है वो आपका पार्ट ऑफ द सिस्टम में होगा। होप आप समझे इसे। अब इसको अप्लाई करते हैं। ये आपके पास सपोज़ टरबाइन है, और ये आपका ये फ्लूइड है जिसका एक पर्टिकुलर हाइट पे है h, और इसको ये यूज़ हो रहा है, आपके वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ से ये पानी आ रहा है और ये फाइनली आपका व्हील्स चल रहे हैं। और इमेजिन कीजिए कि ये जनरेटर फाइनली जनरेट हो रहा है और स्पेसिफिक वर्क में कन्वर्ट हो रहा है ये जनरेटर। अब आपको अगर निकालना है कितना वर्क में मैक्सिमम निकल सकता है, तो इसको दो ढंग से निकाल सकते हैं। पहला ये अज्यूम करें कि भाई ये तो सतह एक इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाए, क्योंकि पानी ही है, पानी निकल के यहाँ आ रहा है, बाद में यहाँ जा रहा है। तो एक तरह से ये भी कर सकते हैं कि आपने W मैक्स टोटल मैक्स निकाला, तो ये आपका टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गया है वर्क में। तो टोटल आपने चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी निकालने की बात कर रहे हैं कि भाई आइडियल है, इसलिए जितना भी मैकेनिकल एनर्जी चेंज हुआ है वो वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो W डॉट मैक्स, डॉट हमने इसलिए लगाया है कि ये रेट है, ये मास आपका कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है, इसलिए रेट है। ये इक्वल टू m डॉट मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा E, और ये क्या है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। तो ये इसमें आप अगर देखें तो इस वाले पॉइंट पे और इस वाले पॉइंट पे दोनों एटमॉस्फेयर में है, ठीक है। और चूँकि h कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये वाला जो चेंज है प्रेशर में जो एयर की वजह से है वो बहुत ही कम है। तो प्रेशर में ये P1 और P4 ये बिल्कुल अप्रॉक्सीमेटली हम लोग मान के चल सकते हैं कि ये प्री एटमॉस्फेयर है। फिर दोनों ही जो फ्लो है, आपका लेक है, सपोज ये लेक मान के चले, या रिवर है, ये दोनों फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब ये वेलोसिटी यहाँ पे 1 और 2 में, 1 और 4 में 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो फ्लो एनर्जी है, ओके, यहाँ पे अगर ये 1 और 2 कंसिडर करें तो ये 0 हो गया। ये आपका वेलोसिटी जुड़ा है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी आपका 0 हो गया। तो डेल्टा E क्या हुआ, केवल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और ये केवल Z1 माइनस Z4 हो गया, जो कि आपका सिंपल H है। तो ये आपका एक W मैक्स आपका mg है। तो एक तरह से आप एनालिसिस ये कर सकते हैं, आप इसको सॉल्व इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी है कि आप यहाँ पे देखें, क्योंकि भाई प्रेशर तो 1 में और 4 में नहीं है, लेकिन प्रेशर जो टरबाइन के इनलेट में होगा, इसमें बहुत फ़र्क होगा, ओके। और ये तो इसमें अगर फ़र्क है तो यही अगेन हम लोग डेल्टा ई मैक ले लेते हैं, और यहाँ पे हमने सिस्टम ये ले लिया, और ये कंट्रोल वॉल्यूम हो गया, इसी के अंदर हम बात कर रहे हैं। इसमें दोनों की वेलोसिटीज़ जो हैं एज्यूम कर रहे हैं कि बिल्कुल बराबर है, ओके। वो चूँकि डिस्टेंस बहुत कम है, ये मान के चल रहे हैं कि बराबर है वेलोसिटी, और ये अप्रॉक्सीमेशन है, मतलब ये समझ लीजिए। दूसरा ये कि अगेन हमने माना है कि एलिवेशन में भी कोई फ़र्क नहीं है 2 और 3 में। अगर ये अप्रॉक्सीमेशन लगाए तो आपका जो W मैक्स है, ये डेल्टा E मैकेनिकल है, ये केवल आपका चेंज इन द फ्लो एनर्जी होगा, और जो कि P2 बाई रो माइनस P3 बाई रो, ओके। तो ये m डॉट डेल्टा P बाई रो हो गया। तो एक तरह से आप इस तरह से भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये हुई बात इंटरनल एनर्जी की थी। उसके बाद हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी और उसको यूज़ कैसे 100% आइडियल कंडीशन पे ये कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाता है, उसका एक एग्जांपल देखा। अब फाइनली हम इस पर चर्चा करेंगे कि एनर्जी ट्रांसफ़र बाय हीट। तो हीट जो है, जैसे हमने कहा कि हीट जो है नॉर्मली जो ट्रांसफ़र होता है वो केवल डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर से होता है। तो अगर क्लोज सिस्टम माने तो हीट अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का सराउंडिंग और इसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस है।
ओके। और बाकी ऑफ कोर्स वर्क भी जो है वो बाउंड्री के के बाउंड्री इंट्रैक्शंस है। इसका मतलब ये है कि सराउंडिंग और बाउंड्री के बीच में एक वजह से ही हो रहा है। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है और कोई स्पेसिफिक वर्क, कोई स्पेसिफिक चेंज हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है, तो डेफिनेटली वो वर्क की वजह से ही होगा। बट अभी हम लोग हीट की बात कर रहे हैं, तो हीट में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है। तो सिस्टम और सराउंडिंग में डिफरेंस होना चाहिए टेम्परेचर में। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हमने सोडा लिया कैन, और ये 25 डिग्री है और रूम टेम्परेचर भी 25 डिग्री है, तो इसमें कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। बट अगर ये 15 डिग्री है तो हीट ट्रांसफ़र होगा, 5 डिग्री है तो हीट ट्रांसफ़र होगा। बट इसमें थोड़ा सा अंतर यही है कि जो 5 डिग्री वाला है, चूँकि बहुत डिफरेंस ज़्यादा है, तो हीट ट्रांसफ़र इसका भी बहुत ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 16 जूल्स पर सेकेंड, ये ज़्यादा है कंपेयर टू 8 जूल्स पर सेकेंड। तो द लार्जर द टेम्परेचर डिफरेंस द हाई इज़ द रेट ऑफ ट्रांसफ़र। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा सिस्टम और सराउंडिंग में, उतना ज़्यादा आपका हीट ट्रांसफ़र का रेट ज़्यादा होगा। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हीट जो एनर्जी है उसको हीट ट्रांसफ़र कब समझा जाता है। वो जब तक वो क्रॉस ना करे, बाउंड्री पे ना हो, तब तक हम उसे उस एनर्जी को हम हीट नहीं कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपने ये आलू लिया और उसे गर्म करके रखा हुआ है और आप उसे एनालाइज कर रहे हैं कि ये सराउंडिंग एयर है, ये आपका सिस्टम बाउंड्री है, और इसके अंदर चूँकि गर्म किया हुआ है तो कुछ जो पार्ट जो हीट ट्रांसफ़र होगा सराउंडिंग से, मान के चले सपोज़ 2 किलो जूल जो है उसका एनर्जी, थर्मल एनर्जी है, उसके साथ जो जुड़ी हुई है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये कुछ पार्ट यहाँ से गया है बाउंड्री पे, और जब बाउंड्री पे गया तो वो एज अ हीट आइडेंटिफाई हुआ है, और ये हीट जो है वापस जो है एयर में चला गया, वापस इन द सेंस ये हीट जो है एयर में चला गया, और वो जब एयर में गया तो वो एयर का थर्मल एनर्जी के फॉर्म में गया वो। तो कहने का मतलब ये है कि जो एनर्जी, ये एनर्जी तभी रिकॉग्नाइज हो रही है हीट में जब वो क्रॉस करती है बाउंड्री को। इसको हम कैपिटल क्यू भी कह सकते हैं या हम स्मॉल क्यू भी कहते हैं। जो कैपिटल क्यू कहते हैं तो वो किलो जूल्स में हुआ सपोज़, मान के चले, और ये जो स्मॉल क्यू किया है तो वो किलो जूल्स पर केजी में हुआ, ठीक है। और कई बार क्या होता है, वो ये हीट जो है कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र कर रहा है किसी रेट से पर यूनिट टाइम से, तो ऐसे केस में क्यू डॉट लगाते हैं। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं क्यू डॉट T1 टाइम से T2 टाइम पे, तो जाके वो टोटल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हमें निकल के आता है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये सिस्टम जो है वो इंसुलेटेड है तो आपका जो एनर्जी है डेफिनेटली वो ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि भाई आप इंसुलेट कर रहे हैं कम्प्लीटली, तो इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते हैं सराउंडिंग से इन टर्म्स ऑफ हीट। तो ऐसे जो सिस्टम को जो है इंसुलेटेड है उसे हम लोग कहेंगे एडियाबैटिक सिस्टम, बिकॉज क्यू आपका ज़ीरो है, कोई हीट ट्रांसफ़र हो नहीं सकता। हीट के जो फॉर्म्स हैं हिस्टोरिकली, जो हीट जो है उसको जैसे वो 1900 में 1900 में ये समझा जाता था कि भाई अगर कोल्ड बॉडी हमने लिया, अटैच किया हॉट बॉडी से, तो कुछ जो अदृश्य जो तरल पदार्थ है एक हॉट बॉडी से वो कोल्ड बॉडी में आ रहा है, ये माना जाता था। तो उसको हम लोग कैलोरिक कहते थे, और इसीलिए आपका जो यूनिट है वो कैलोरिक फॉर्म में आता है। इसका दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये हीट जो है उसे काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से भी उसे समझा जा सकता है कि अगर मॉलिक्यूल स्मॉल बॉल्स की तरह हैं और वो मूव कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, तो वो एक एनर्जी प्रोसेस करते हैं। और हीट जो है वो जो एनर्जी देता है एटम और मॉलिक्यूल को, वो रैंडम होता है, मतलब किसी भी दिशा में जाता है, दिशा कंट्रोल नहीं होती है उसके अंदर। जो सिस्टम के अंदर हीट दिशा वो कंट्रोल नहीं होती है, मॉलिक्यूल मूव कर रहा है तो इसलिए दिशा पे कंट्रोल नहीं कर पाता है हीट सिस्टम के अंदर। और उसके कई तरह के होते हैं, जैसे हीट अगर ट्रांसफ़र होता है किसी बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो उसको 3 तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है। एक इसे कहते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। और कंडक्शन जो है वो जो आपका ज़्यादा ऊर्जा वाला पार्टिकल है वो
अगर बगल में कम ऊर्जा वाले पार्टिकल, तो उससे उसके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है उसकी वजह से वो ट्रांसफ़र होता है, वो ऊर्जा जो है ज़्यादा वाले एनर्जी पार्टिकल से कम वाले पार्टिकल में जाता है, तो उस फॉर्म में हम लोग कंडक्शन कहते हैं, जो जुड़ा होता है बगल बगल में। कन्वेक्शन जो होता है वो एक सॉलिड कोई सरफेस अगर है और उसके बगल में कोई तरल पदार्थ मूव कर रही है, चल रही है, बह रही है, तो उसके बीच में जो इंट्रैक्शंस होते हैं, ट्रांसफ़र जो होता है एनर्जी का, उसे कन्वेक्शन के फॉर्म में कहते हैं। इसमें दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, एक तो आपका फ्लूइड मोशन, मतलब जो तरल पदार्थ मूव कर रही है उसका, और कंडक्शन का भी जो हमने इसके बीच में पढ़ा। और रेडिएशन जो है वो केवल एक जिसमें कि एनर्जी जो है वो जो ट्रांसफ़र इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इमिशन से, मतलब इमिट हो रही है, मतलब निकल रही है, उसकी वजह से जो फोनॉन जिसे जो रेडिएशन जो है वो जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से जो होती है, जिसे हम लोग फोटॉन्स भी कहते हैं, उसके उसकी वजह से उस फॉर्म को हम लोग रेडिएशन कहते हैं। तो ये एक मोटा मोटी हमने डिस्कस किया हीट के बारे में। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्क स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैकेनिकल वर्क करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको देखूँगा मैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।